हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में केमिकल काइनेटिक्स के एक टॉपिक जो कि है मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहली वीडियो में मैंने बता रखा है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इससे आज और हम देखेंगे मेथड्स कि किस किस मेथड से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसे समझने के लिए पहले आपको इन ऑर्डर के बारे में समझना पड़ेगा, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद मेथड्स देखें। चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है? इस मेथड में इनिशियल कंसंट्रेशन ए तथा डिफरेंट टाइम पर प्राप्त कंसंट्रेशन की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में रखने पर अगर के की वैल्यू सेम आती है तो रिएक्शन उसी ऑर्डर की होती है। मतलब कोई इनिशियल कंसंट्रेशन है ए जो डिफरेंट टाइम पर क्या अलग अलग प्राप्त हो रही है, जैसे किसी टाइम पर प्राप्त हो रही है A1, किसी पर A2, A3। इसके लिए अगर हम इसमें दो के की वैल्यू निकालते हैं, पहली के की वैल्यू तथा दूसरी के की वैल्यू अगर दोनों सेम आ रही हैं, जैसे हम लगाते हैं ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, इसके लिए दोनों के की वैल्यू सेम आ रही है तो यह इसी ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर इसके लिए नहीं आ रही है तो हम सेकंड वाला ऑर्डर लगाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाएंगे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाले फार्मूला के लिए अगर दोनों के की वैल्यू सेम आ रही है तो वह उसी ऑर्डर की रिएक्शन है। वैसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे, वैसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए करेंगे। तो पहले देखते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर क्या होती है। के बराबर एक्स अपॉन टी। इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस के एक्स। इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है? के बराबर 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस ए इंटू ए माइनस के एक्स। और इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कभी कभी याद आता है। तो के बराबर 1/2t इंटू एक्स 2a माइनस के एन ए स्क्वेयर ए माइनस एन का होल स्क्वेयर, ये होती है थर्ड ऑर्डर के लिए। अगला मेथड जो है वो है डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड क्या होता है? किसी रिएक्शन का ऑर्डर उन मॉलिक्यूल की संख्या को कहते हैं जिनमें रिएक्शन होते टाइम कोई मीजरेबल चेंज होता हो। इससे पहले मैंने बताया था कि जो ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड करता है, उन सभी मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करता जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है जिसके कंसंट्रेशन में कोई मीजरेबल चेंज हो रहा हो। वही यही है, ये क्या कह रहा है? किसी रिएक्शन का ऑर्डर उन मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड करता है जो कि मीजरेबल चेंज होता है, उनमें कुछ मीजरेबल चेंज होना चाहिए, उसी से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। यदि रिएक्शन किसी ऑर्डर की है तो एन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर कोई एन ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसमें एन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में चेंज होना चाहिए, टाइम के साथ चेंजमेंट होनी चाहिए। तो माना कोई एन ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके लिए क्या आएगा कंसंट्रेशन? A1 डी माइनस DN1 dt। यहाँ माइनस क्यों लिया है? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, मतलब बदल रही है कंसंट्रेशन, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह जरूर याद रखें। यहाँ माइनस DN1 अपॉन dt nth ऑर्डर की रिएक्शन है जो कि समानुपाती है A1 यानी कि एन मॉलिक्यूल्स की उसमें चेंजमेंट हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेते तो यहाँ पे क्या आता? फर्स्ट आता, एक आता। सेकंड ऑर्डर के लिए लेते तो 2 आता। यहाँ हम nth ऑर्डर के लिए ले रहे हैं तो क्या आएगा? n आएगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऐसे ही अगला माइनस DN2 अपॉन dt nth ऑर्डर के लिए क्या आएगा? D2N1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करने पर अब डिवाइड करेंगे, इसे इसके डिवाइड में रख देंगे। DN1 dt अपॉन DN2 अपॉन dt बराबर A1 अपॉन A2 का होल पावर, क्योंकि इसकी भी पावर n, इसकी भी पावर n, तो हम इसे होल n लिख देंगे। माना लेट कर लेते हैं DN अपॉन dt बराबर R। हम मान लेते हैं कि DN अपॉन dt बराबर क्या है? R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा R1 और यहाँ आ जाएगा R2। तो R1 R2 बराबर A1 A2 का होल पावर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। लॉग R1 माइनस लॉग R2 बराबर, जब हम लॉग लेते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर आ जाती है, जो पावर होती है वो आगे लिख जाती है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे n लॉग A1 माइनस के लॉग A2। तो ये इनटू में है तो n हमें निकालना है, मतलब ऑर्डर ही तो निकालना है हमें। यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो n निकालने के लिए हमें ये इधर लाना पड़ेगा। तो n बराबर लॉग R1 माइनस R2 अपॉन लॉग A1 माइनस के
log A2। तो यहाँ पे n क्या है, वेयर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये कौन सा मेथड था, डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड को हम ऐसे निकालते हैं। अगला कौन सा मेथड है, अगले मेथड से करते हैं, ये हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हाफ लाइफ पीरियड मेथड जो कि मैंने पहले समझा रखा है, मतलब सबकी मैंने अलग अलग हाफ लाइफ निकाल कर दिखाई, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि क्या कौन से ऑर्डर के लिए कितना होता है हाफ लाइफ। तो 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होती है A/2K, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है 0.693/K, सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है 1/AK, थर्ड ऑर्डर के लिए होती है 1/A²K, यहाँ क्या आएगा। और nth ऑर्डर के लिए होती है 1/, ये क्या है, A1 की पावर n-1। और थर्ड nth ऑर्डर के लिए मतलब यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे माना था इधर वैसे ही इसमें मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/A2 n-1, ये A1 के लिए, ये A2 के लिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करने पर जैसे पहले किया था वैसे ही हम इसमें डिवाइड करेंगे। T1 हाफ और T2 हाफ बराबर A1 1/A1 और 1/A2 का होल n-1 Tn। इससे हम मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं हम, A1 1/A2, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। इसे गुणा होगी तो इसकी इससे गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो A2/A1 की पावर n-1 टेकिंग लॉग और बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लेते हैं। तो log T1 हाफ माइनस के log T2 हाफ बराबर n-1। मैंने पहले बताया था जो पावर होती है वो आगे लिख जाती है, जब लॉग लेते हैं तो यहाँ पे लिख जाती है। तो n-1 log A2 माइनस के log A1। हमें n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे n, ठीक है। तो ये चीज़ हमें आगे लेके आनी पड़ेगी, ये अपॉन में पहुँच जाएगी। log T1 हाफ माइनस के log T2 हाफ अपॉन log A2 माइनस के log A1, ठीक है। अब ये जो प्लस का हम प्लस माइनस का 1 है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के n1 उसमें 1 में चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, n बराबर 1 प्लस log T1 हाफ माइनस के log T2 हाफ अपॉन log A2 माइनस के log A1। तो यहाँ पे n क्या है, वेयर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ये वाला हाफ लाइफ के लिए यूज़ होता है। तो कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है, डिफरेंट प्रेशर पर फॉस्फीन के थर्मल डिसोसिएशन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निम्न है। हाफ लाइफ क्या है, 84, 86, और प्रेशर क्या क्या है इसका, 707.7939.37.9। तो यहाँ पे हाफ लाइफ जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ 84 है, यहाँ 80, यहाँ भी 84 है, यहाँ 86, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो क्या है इसका आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा है रिएक्शन की ऑर्डर, रिएक्शन किस ऑर्डर की, ये पूछ रहा है किस ऑर्डर की रिएक्शन है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो है हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। हाफ लाइफ क्या होती है, कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसलिए ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगी। सेकंड क्या है, गैसियस रिएक्शन में डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ निम्न है। कौन कौन सी हाफ लाइफ है, पहला हाफ लाइफ है, मतलब हाफ लाइफ आवर में है 40, 20.3, 13.3, 10, और इसकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें निकालना है इस वाले फॉर्मूला यूज़ करके हमें निकालेंगे। क्या है ये वाला फॉर्मूला, n बराबर 1 प्लस log T1 हाफ माइनस के log T2 हाफ अपॉन log A2 माइनस के log A1। तो हम इसमें से या फिर किसी को भी A1 A2 मान सकते हैं, इसे मान लो तो ये A1 ये A2, या फिर इसे मान लो या इसे मान लो, किसी को भी हम मान सकते हैं। तो हम मान रहे हैं इसे A1, ये हो गया A1 और ये A2, ठीक है। तो T हाफ क्या हो गया, ये T1 हाफ हो गया, ये T2 हाफ हो गया। तो यहाँ लगाते हैं T1 हाफ की वैल्यू लगाते हैं log 40 माइनस के log 20.3 अपॉन log A2 की वैल्यू कितनी है 10, और log A1 की वैल्यू कितनी है 5 लगाते हैं। log 40 का मान होता है 1.60 माइनस के log 20.3 का मान होता है 1.330, और log 10 का होता है 1, और log 5 का होता है 0.69। 1 प्लस में चल रहा है बराबर, इन दोनों को माइनस करके आएगा
0.3 अपॉन ये एक में से 0.69 को घटाएंगे तो आएगा 31। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब पॉइंट की तो कुछ एक की तो बात है, तो एक बार चला जाएगा तो 1 + 1 = 2। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई? ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गए 2 मेथड, 2 नहीं 3। अब हम देखते हैं चौथा मेथड क्या है। चौथा मेथड है ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड जो है इम्पोर्टेंट है, ये 3 नंबर में अलग से भी पूछ लिया जाता है कि ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड बताइए। यह मेथड ऐसी रिएक्शन के लिए होता है जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, मतलब ये उन रिएक्शनों के लिए यूज होता है जिसमें 2 या 3 रिएक्टेंट यूज होते हैं। ये मेथड इस बात पर बेस्ड है कि रिएक्टेंट की वेलोसिटी उस रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती जो एक्सिस में होता है। मतलब ये जो मेथड है वो ये बताता है, इस बात पर आधारित है कि जो वेलोसिटी है ना रिएक्टेंट की, वो रिएक्टेंट की अधिकता पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वो रिएक्शन में कितना भाग ले रहा है, मतलब कितने % वो यूज़ हो रहा है रिएक्शन में, इस बात पर इसकी वेलोसिटी वो डिपेंड नहीं करती है। अब देखते हैं किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ए को छोड़कर बाकी सभी एक्सिस में लेते हैं, मतलब कोई रिएक्शन है जो जिसमें एक रिएक्टेंट है ए, उसे छोड़कर सभी को एक्सिस में लेते हैं, मतलब अधिकता में लेते हैं। वह रिएक्टेंट जो एक्सिस में नहीं होता है उसे आइसोलेशन कहते हैं। जो रिएक्शन अधिकता में नहीं होता है उसे कहते हैं आइसोलेशन। उस रिएक्टेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से पहले तो जो एक्सिस में होता है उसके द्वारा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते, जो मतलब कम होता है उससे निकालते हैं। तो पहले इससे ए से हम निकालेंगे कौन सा ऑर्डर है, फिर उसके बाद उसी प्रकार ए एंड बी को आइसोलेट करके, मतलब उन्हें भी कम कर उनकी कंसंट्रेशन का रिएक्शन की वेलोसिटी पर इफेक्ट की स्टडी करते हैं, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है उससे रिएक्शन की वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी हम स्टडी करेंगे, जिससे उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। इफेक्ट की स्टडी करने के बाद हम उसकी इन दोनों की भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं, मतलब उन दोनों का ऑर्डर क्या है। इन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ऐड करके कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर ज्ञात कर लेते हैं। अब देखते हैं, माना कोई रिएक्शन निम्न प्रकार हो रही है। कोई रिएक्शन है जिसमें ये बता रहा है कि एक से अधिक रिएक्टेंट हैं, तो पहला रिएक्टेंट क्या है? ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है आपस में मिलकर N1A + N2B + N3C, ये तीनों प्लस होकर प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इनकी रेट निकालते हैं, इसे हम रेट भी लिख सकते हैं। रेट क्या होती है? dx/dt, जो मैंने पहले बता रखा है। यह अनुपाती होती है पहले की कंसंट्रेशन, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तीसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है। ठीक है, तो dx/dt समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, ये k है। k क्या है? रेट कांस्टेंट है, इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसे ले लेते हैं और ये समानुपाती का चिन्ह हट जाता है। तो n यहाँ पे जो n है, जो पावर में n लिखा हुआ है, वो क्या लिख रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इन सब n को जोड़कर जो टोटल ऑर्डर निकालेंगे ना हम, तो इन सब की वैल्यू निकाल कर कि इन सब को ऐड करके जो टोटल नंबर आएगा वो हमारे टोटल ऑर्डर कहलाएगा कि ये कौन से ऑर्डर की है। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड, लास्ट है ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन यूज़ करके ग्राफिकल फॉर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। चलो कैसे निकालते हैं? पहले हम निकालते हैं रेट इक्वेशन से। रेट इक्वेशन क्या होती है? जो मैंने पहले बताई थी रेट इक्वेशन, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है? k = x/t। x/t को हम पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। इस वाली फॉर्म को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं x = kt। तो जो x है वो हम y मान लेते हैं, मतलब x को y पर रख देते हैं। इसका जो मेजरमेंट है वो जो x है ये y है, और जो t है उसे x एक्सिस मान लेते हैं। ये y एक्सिस पे क्या आ रहा है? x आ रहा है, और x एक्सिस पे क्या आ रहा है? t। तो इस वाले पे हम t लिख लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है? x = kt आ रहा है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन kt मतलब बराबर में है ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे ही उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन में आएगा। जीरो ऑर्डर के लिए अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए ये फॉर्म आती है, तो जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें सीधी लाइन खिंचती है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन क्या होती है? वो होती है k = 2.303/t log a/a - kx। इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में चेंज करेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है? ये है। इसे में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे पहले बराबर
बराबर लिख लेंगे इसको, लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ये इंटू में है, मतलब इसे ये भाग की चीज़ गुणा में पहुँच जाएगी और गुणा की चीज़ भाग में आ जाएगी, तो के टी अपॉन 2.303। ठीक है, अब इसे तोड़ लेंगे, लॉग ए माइनस के एक्स बराबर के टी अपॉन 2.303। अब इसे किस में चेंज करना है, हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में चेंज करना है। तो बाई बराबर क्या आ गया, लॉग ये आ गई बाई की फॉर्म, ए माइनस के एक्स, ये जो है प्लस में है तो इधर जाके किस में चेंज हो गया, माइनस में। ये प्लस का साइन है यहाँ पे, मतलब लिखते नहीं है लेकिन होता तो प्लस का ही है, तो इधर जाके किस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो ये माइनस में आ गया, तो ये बाई की फॉर्म आ गई। और ये एक्स किस में आ गया, टी किसके लिए, एक्स। तो बाई के लिए क्या आ रहा है, माइनस के एक्स आ रहा है। जब माइनस के एक्स आता है तो जो ग्राफ बनता है वो टेढ़ा बनता है। कैसे टेढ़ा बनता है, ऐसे टेढ़ा बनता है। देखिए ये जो ग्राफ है वो टेढ़ा बनता है ऐसे। एक्स के बाई के लिए हमने क्या माना, लॉग ए माइनस के एक्स आया हमारा, और एक्स के लिए क्या आया, टी। यहाँ पे टी मेजरमेंट करेंगे तो जो बनता है ग्राफ वो उल्टा बनता है। सेकंड ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन क्या होती है, के बराबर 1/t इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस के एक्स। तो इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, मतलब इसकी फॉर्म में ही तो चेंज करना है हमें इसे भी। तो कैसे चेंज करेंगे, के बराबर 1/t इंटू, इसे अलग अलग लिख लेंगे, 1/ए माइनस के एक्स माइनस के 1/ए, के टी बराबर 1/ए माइनस के एक्स, ये भाग में टी इधर पहुंच गया गुणा में, के टी बराबर ए अपॉन ए माइनस के एक्स माइनस के ए 1/ए। तो ये इसे ले लेंगे हम बाई और टी आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये हो गया बाई हमारा, 1/ए माइनस के एक्स बराबर के टी प्लस 1, ये प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो गया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में चेंज हो गया, बाई आ गया हमारा, एक्स आ गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1/ए माइनस के एक्स है ना, तो इसका ग्राफ यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हाफ, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है ये वाला स्लोप में जो है ये 1/ए जुड़ा हुआ है, तो इतनी जगह में 1/ए आ गया और स्ट्रेट लाइन खींच गई। एक्स की जगह हमने टी ले लिया और बाई पे क्या लिया हमने, 1/ए माइनस के एक्स। ये किस में था, रेट कांस्टेंट, रेट इक्वेशन के लिए थी ये ग्राफिकल मेथड, किसके लिए था, रेट इक्वेशन के लिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है, हम इसे रेट ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेट क्या मतलब कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt के बराबर होता है रेट। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में समझाया था dx अपॉन dt, मतलब सबसे पहली जो वीडियो है उसमें बताया था कि रेट को हम dx अपॉन dt क्यों लिखते हैं। तो रेट क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए बराबर जीरो कंसंट्रेशन के बराबर होता है। जो रेट कांस्टेंट होती है वो जीरो कंसंट्रेशन के बराबर होती है जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो कंसंट्रेशन आ गई, रेट बराबर के लिख दिया हमने, तो रेट बराबर जीरो कंसंट्रेशन है, मतलब ये पूरा पद जीरो हो गया। तो dx अपॉन dt ये रेट ही है, बराबर के कंसंट्रेट आ रहा है, मतलब कांस्टेंट रह रहा है। तो कांस्टेंट के लिए क्या आ जाएगा, सीधी लाइन आ जाएगी, कांस्टेंट है ना इसलिए हमारी सीधी लाइन, ग्राफ में कैसा बनेगा, सीधी लाइन बनेगी। तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट की इक्वेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन जो है फर्स्ट एक घात के, मतलब रिएक्टेंट की एक घात के समानुपाती होता है, रिएक्टेंट की एक पावर के समानुपाती होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे एक घात आ गई, इसके लिए रेट कांस्टेंट जो है एक घात के समानुपाती होती है, मतलब जैसे जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही रेट बढ़ता जाएगा, तो सीधी लाइन आएगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ बाई के लिए रेट मान लेते हैं और जो एक्स है वो कंसंट्रेशन मान लेते हैं। वैसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए जो होती है वो होती है कंसंट्रेशन की घात दो घात के बराबर होती है। जो रेट होती है, रिएक्शन की रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की दो घात के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की दो घात के बराबर होती है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो यहाँ पे दो आ गई। अब ये समानुपाती तो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, तो ग्राफ जो है सेम ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन के ऊपर, और यहाँ पे भी डिपेंड कर रही है, तो इसका ग्राफ सेम ही बनता है दोनों का, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए जो ग्राफ बनता है वो सेम बनता है, क्योंकि दोनों की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं हम जो ग्राफ बनाएंगे वो हम बनाएंगे टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी बराबर के हाफ, जीरो ऑर्डर के लिए वही रिएक्शन आ गई। तो टी के लिए निकालना है हमें टाइम के वर्सेस, उसमें निकाल रहे थे रेट, अब इसमें निकालेंगे टाइम। तो डी ए बराबर के डी टी, डी ए समानुपाती किसके होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। सेकंड ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर एक, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। या जीरो ऑर्डर के लिए था तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे ये रहेगा ए अपॉन डी
a/t बराबर k a, क्योंकि यहाँ एक है तो यहाँ एक का मतलब यही होता है, अगर किसी की पावर एक हो तो ऐसे 3 की पावर 1 है तो बराबर में क्या आएगा, 3 आएगा। वैसे ही 1 की पावर 1 है तो ये आएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, के मतलब कांस्टेंट होता है, के बराबर होता है 1/t बराबर के के बराबर के क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टाइम जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, मतलब सीधी रेखा खींचेगी, कांस्टेंट है इसलिए सीधी रेखा खींचेगी। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, dA/dt बराबर k a की पावर 2। तो एक a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाले a से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/t बराबर k बचा, कांस्टेंट के बराबर बचा। वैसे ही यहाँ पे एक a से ये एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक a। तो ग्राफ जो उल्टा बनेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है ये कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम घटाते जाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो ग्राफ उल्टा बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जो ग्राफ आएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ घटता जाएगा। तो ये थी ग्राफिकल मेथड, कुछ मेथड्स जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ये इतनी मेथड्स इम्पोर्टेंट है। मैंने कितनी ऑर्डर बताए, तो मैं एक बताया ग्राफिकल मेथड बताया, ओस्टवाल मेथड बताया है, एक हाफ लाइफ बताया है, और बताया इंटीग्रेशन बताया है, डिफरेंशियल मेथड बताया है। मैंने 5 मेथड बताए हैं। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। सो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।